जब पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट दे रहे थे, गदगद थे। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. ठीक उसी समय राहुल गांधी मोदी के महीने भर बाद रोने की भविष्यवाणी बांच रहे थे। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा। राहुल की भविष्यवाणी सच साबित होगी क्या? मोदी 5 देशों की यात्रा से लौटने के बाद कोई बड़ा पैनिक बटन दबाने वाले हैं। 21 मई को यानी लौटते ही वे कैबिनेट की नहीं बल्कि मंत्री परिषद की बैठक करने वाले हैं। साल भर बाद होने वाली ये मीटिंग बहुत कठिन समय में हो रही है। सोना मत खरीदिए, चांदी से भी दूर रहिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, ये कहकर मोदी विदेश चले गए। पर हुआ क्या? डॉलर के मुकाबले तो रुपये को टाइफाइड हो गया। 4 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अब बारी हम सबके लिए और भी कड़वे डोज की है। यूपी को लेकर राहुल का प्लान बदलने तो नहीं वाला है। अब तक तो अखिलेश के साथ थे, पर क्या मायावती से भी कोई डील की कहानी रची जा रही है? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। राहुल गांधी ने बिना तनिक देरी के ये बात आज कह दी। राहुल ने तो इशारा कल ही दे दिया था कि आर्थिक तूफान हम सबके सर पर है। प्रधानमंत्री लोगों को तपस्या की सलाह देकर खुद विदेश के चक्कर काट रहे हैं। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। राहुल गांधी कल तो रायबरेली में थे, आज वो अमेठी में रहे। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. उनको पीएम नरेंद्र मोदी की वो बात याद रही जब उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की थी। जंग शुरू हुए मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे। पीएम केरल में रैली कर रहे थे और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। राहुल ने ये बात पकड़ लिया। बोले, अब क्यों कह रहे हैं कि गैस, पेट्रोल, डीजल बचाइए, घाटा देश को, फायदा अंबानी को, ये सब नहीं चलेगा। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। राहुल जिस बड़े संकट की बात कह रहे हैं वो यूं ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप जानते ही होंगे। उसने अप्रैल में ही आगाह किया था कि ईरान जंग का सबसे बड़ा भुक्तभोगी अगर कोई साउथ एशिया में होगा तो अपना देश भारत। यूएन का तो अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.5% तक इस जंग की वजह से सिकुड़ सकती है। वहीं उसकी तुलना में चीन की इकोनॉमी को सिर्फ
0.5% का नुकसान होने वाला है। भारत और चीन दुनिया की दो ऐसी इकोनॉमी हैं जो न सिर्फ बड़ी हैं बल्कि जिस कच्चे तेल से इनकी अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है वो ये दूसरे देशों से मंगाती है। भारत अपनी ज़रूरत का तो करीब 90% तेल गैस वगैरह बाहर से मंगाता है, पर भारत चीन में बहुत महीन फर्क है। चीन अपना इंतजाम करके चल रहा है, वो रूस से भी भर भर के तेल गैस खरीद रहा है और ईरान से भी उसने तेल गैस खरीदने में कभी कोई कोताही नहीं की। पर भारत का हिसाब किताब इस मामले में थोड़ा सा टेढ़ा सा है। हम कभी रूस ईरान से तेल गैस खरीदते हैं तो कभी कम कर देते, कारण कि हम अमेरिका की तरफ देख देख कर ऐसा फैसला करते रहे हैं। मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय में अधिकारी हैं सुजाता शर्मा। वो कह रही हैं कि हम तो अमेरिका की बंदिशों से पहले भी खरीदते थे, उनसे रियायत दी तो हम और खरीदने लगे हैं। Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. खरीद तो रहे हैं, इसमें कहाँ शक। और बात यह है कि कितना खरीद रहे हैं रूस से और कितना खरीदते थे कभी, वो भी तब जब वो हमें सस्ते में माल सप्लाई करता था। पर हमने ट्रंप को खुश करने के चक्कर में अपना हिसाब किताब गड़बड़ कर लिया, आयात रूस से कम कर लिया। कहाँ तो हम रोजाना 20 लाख बैरल तेल खरीदते थे, लेकिन जनवरी में युद्ध से ठीक पहले अमेरिकी दबाव में हमने उसे कम कर दिया। जनवरी में रोजाना खरीदारी सिर्फ 11 लाख बैरल हो गई। अब भले हमने फिर से 15 से 18 लाख बैरल रोजाना खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर पहले भी उसी हिसाब से सस्ता तेल खरीदा होता तो शायद आज देश की हालात कुछ और होती। कहने का मतलब यह है कि हमें महंगे पेट्रोल डीजल शायद नहीं खरीदने होते। अब तो तेल महंगा हो ही चुका है। जो कच्चा तेल भारत सरकार 100 रुपये में खरीद लेती थी, उसी तेल को खरीदने के लिए अब 150 रुपये देना पड़ रहा। अब तो तेल महंगा हो गया है। इसे ऐसे समझिए, जो कच्चा तेल भारत सरकार 100 रुपये में खरीद लिया करती थी, उसी तेल को खरीदने के लिए अब हमें 150 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। भारत ने आयात भी कम कर लिया है। मान लीजिए, समझने के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि 10 लीटर तेल खरीदना पड़ता था, तो अब 9.5 लीटर ही हम खरीद पा रहे हैं। यानी एक तो कम खरीद रहे हैं, ऊपर से पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है। रूस ज्यादा भी देता था और पैसा भी हमसे कम लेता था। अब जब आप 1.5 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी 1.5 गुना बढ़ जाएंगे? मतलब ये कि 93-94 रुपये के आसपास जो आप खरीद रहे हैं इन दिनों, हर शहर का अलग हिसाब किताब होगा, वो तो अभी बस 97-98 हुआ है। आधा बढ़ा तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा तो ढुलाई महंगी, दूध सब्जी ब्रेड सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। जो कुछ माल ढुलाई के बाद कहीं पहुंचता है सब महंगा। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत महंगाई है। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौट रहे हैं तो उन्होंने मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुला ली। बैठक बुलाकर कुछ और संकट की बात सुनाएंगे उस मीटिंग में, कड़वी दवाई देंगे या फिर कोई और बड़ा रिफॉर्म करेंगे। कहा जा रहा है कि तैयार रहिए, बात कुछ भी हो सकती है। मामला कुल मिलाकर बहुत टफ रहने वाला है, यानी आने वाले दिन हम सबके बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। मामला यूपी में भी राहुल ने टफ कर दिया है, हमारे आपके लिए नहीं या पब्लिक के लिए नहीं, वो खास तौर से अखिलेश यादव के लिए। राजनीति में एक कहावत है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब से कुछ घंटों पहले तक तो ये दिख रहा था और दोनों ही तरफ से ये बातें कही जा रही थी, दोनों ही तरफ, यानी कि समाजवादी पार्टी कैंप और कांग्रेस की तरफ से, कि हम साथ साथ हैं और अगला विधानसभा चुनाव जो अगले साल की शुरुआत में है, हम साथ साथ ही रहेंगे। पर बात इतनी सीधी सपाट है नहीं। हुआ यूं कि लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर जो माल एवेन्यू के इलाके में है, वहां पर एससी समाज की बैठक हो रही थी। उसी बैठक के खत्म होते ही उसके दो बड़े नेता, एक तो कांग्रेस के अंदर जो एससी प्रकोष्ठ है उसके जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं चंद्रपाल गौतम, और साथ ही यूपी के जो अध्यक्ष हैं तनुज पुनिया जो बाराबंकी से सांसद भी हैं, ये दोनों अचानक कांग्रेस ऑफिस से निकले और वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर पहुंच गए और कहा कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं। मायावती को उनकी पार्टी के लोग इसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन दोनों को बैरंग लौटना पड़ा। बीएसपी के लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि भाई आपने कोई अपार्टमेंट तो लिया नहीं है, आपको पहले बताना चाहिए था, और उसके बाद ये दोनों लौट गए। उनके लौटते ही बिल्कुल यूपी की पॉलिटिक्स में इस खबर ने खलबली मचा दी कि क्या राहुल का प्लान बदल रहा है।
क्या राहुल दो कश्ती पे सवारी करने वाले हैं, या फिर एक के साथ हैं और दूसरे के साथ जाते हुए दिखते हुए पहले जो साथ से है उसको डरा रहे हैं कि हमारी शर्तों पर समझौता कर रहे हो, वरना हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। मतलब सीट शेयरिंग की बात। जब ये दोनों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ यूपी विधानसभा चुनाव में लड़े थे, ये बात मैं 2012 की कह रहा हूं, तब कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी। अब समाजवादी पार्टी के कैंप से जो छनकर खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 60 से 70 ही सीटें हम देंगे, यानी वही सीटें जहां कांग्रेस जीत सकती, सिर्फ नंबर के लिए नहीं, जैसा बिहार में हुआ। और फिर बिहार में तो जो हाल महागठबंधन का हुआ वो आप सबके सामने है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी का कोई खास मैसेज लेकर ये दोनों नेता गए थे, तनुज पुनिया और चंद्रपाल गौतम? पर तनुज पुनिया ने एक वीडियो बनाकर सफाई दी है और कहा कि नहीं, हम तो अपने मन से गए थे, मायावती जी के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में हम जानना चाहते। तो पहले जरा उनको सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा। अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। धन्यवाद। कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा तबका है, जिसमें कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, जो कभी मायावती के भी साथ थे और कभी अखिलेश यादव के साथ भी रहे, तो उनको दोनों के घर के अंदर की कहानी पता है। इमरान मसूद हो गए, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हो गए, यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे हो गए। ये सब ऐसे नेता हैं जिनके मन में इस तरीके की एक रचना है कि बीएसपी के साथ जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। 403 विधानसभा की सीटें होंगी, मायावती जी से हम आधी सीटें बांट लेंगे। मायावती की चिंता विधानसभा की है और हमारी चिंता लोकसभा की ज्यादा होगी। इस लिहाज से कांग्रेस नेताओं का एक तबका समाजवादी पार्टी के बदले बीएसपी से अलायंस करना चाहता है। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी साथ में है कांग्रेस के। राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि इसी बहाने अगर फायदा हो जाता है, जो 60-70 सीटें देने की बात कह रही है समाजवादी पार्टी, अगर हम बीएसपी के साथ दिखने वाली रणनीति पर, जिसे प्रेशर टैक्टिक्स कहा जाए, कि क्या पता मायावती के साथ भी हम गठबंधन कर सकते हैं। वैसे भी राजनीति में कभी कुछ हो सकता है। जब मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया तो कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकती है। हालांकि आमतौर पर वो कांग्रेस पर ही सबसे ज्यादा हमलावर रही है, कांग्रेस को ही भला बुरा कहती रही है। लेकिन क्या पता राजनीति में कब क्या हो जाए। तो क्या यूपी की राजनीति में बीजेपी के मुकाबले कुछ बदलने वाला है? आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए या बीएसपी के साथ जाना चाहिए? आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।